नमस्कार दोस्तों। आज हम भौतिक विज्ञान कंप्लीट फिजिक्स के वन शॉट को पढ़ेंगे, जिसमें हम भौतिक विज्ञान और मापन के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम चुंबकत्व का परिचय एवं उसके प्रकार, पदार्थ के आंतरिक गुण, प्रकाश की प्रकृति तथा परमाणु एवं ब्रह्मांड के विषय में भी अध्ययन करेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अलावा और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ नोट्स और स्लाइड्स का एक पूरा बंडल है। जी, और ये खास तौर पर एसएससी, रेलवे और दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, हमारा मिशन इन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को रटने की जगह उन्हें असल में समझना। एकदम। आज हम एक तरह से स्क्रैच से अपना यूनिवर्स बनाएंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी सवाल से कि भाई किसी भी चीज को मापते कैसे हैं। और फिर हम देखेंगे कि चीजें चलती कैसे हैं, और फिर उन अदृश्य ताकतों को समझेंगे जो इस सब को कंट्रोल करती हैं, जैसे बिजली और चुंबकत्व। ये तो मजेदार होने वाला है। तो चलिए इस यूनिवर्स को बनाने का पहला कदम उठाते हैं, मापन यानी मेजरमेंट। बिल्कुल। तो भौतिक विज्ञान है क्या? ये प्रकृति के नियमों का अध्ययन है। मतलब इसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के आपसी संबंध को समझते हैं। और यहीं पर मात्रक यानी यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। हमारे सोर्स में दो तरह के मात्रक बताए गए हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इनमें क्या फर्क है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रंगों से। सोचिए, मूल मात्रक हमारे प्राइमरी रंग हैं, जैसे लाल, नीला, पीला। अच्छा, ये अपने आप में पूरे हैं, इन्हें बनाने के लिए किसी और रंग को मिलाने की जरूरत नहीं। भौतिकी में ऐसे 7 मूल मात्रक है, जैसे लंबाई के लिए मीटर या समय के लिए सेकंड। अच्छा। तो फिर व्युत्पन्न मात्रक हुए हमारे सेकेंडरी रंग, जैसे नारंगी या हरा, जो प्राइमरी रंगों को मिलाकर बनते हैं। एकदम सही पकड़ा। व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों को गुणा या भाग करके बनाए जाते हैं। जैसे बल का मात्रक है न्यूटन। हाँ, ये तो अलग नाम लगता है, पर असल में ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड से मिलकर बना है। परीक्षा में अक्सर यही सवाल फंसाता है। वो 4 ऑप्शन देकर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। समझ गया। और हमारे सोर्स में एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। इसमें 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 संपूरक मात्रकों का भी जिक्र है, समतल कोण और घन कोण। ये क्या है? ये 2 स्पेशल केस है कह सकते हैं। जब आप एक कागज पर 2 लाइनों के बीच का कोण मापते हैं, वो समतल कोण है। ठीक है। उसे हम रेडियन में मापते हैं। और जब आप एक तरबूज का कोना काटते हैं, तो उस कोने का जो 3D एंगल बनता है, वो घन कोण है। उसे स्टेरेडियन में मापा जाता है। अच्छा, ये दोनों नाम और उनके मात्रक सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इन्हें रट लेना ही बेहतर है। ठीक है। तो ये तो हुई मात्रकों की दुनिया की नींव। अब जरा उन 7 मूल स्तंभों यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स को एक एक करके देख लेते हैं। जी। लिस्ट तो सीधी है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। हाँ, ये 7 नाम किसी भी छात्र को नींद में भी याद होने चाहिए। पहले 3 यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। असली खेल बाकी 4 में होता है, खासकर ताप यानी टेम्परेचर वाले में। सोर्स में एक चेतावनी दी गई है कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं। ये एक आम गलती है ना? बहुत ही आम। हम अपनी रोज की जिंदगी में सब कुछ सेल्सियस में मापते हैं, इसलिए परीक्षा के दबाव में केल्विन भूल जाते हैं। सही। तो ये हमेशा याद रखें, जब एसआई मात्रक पूछा जाए तो जवाब सिर्फ और सिर्फ केल्विन होगा। और कोई ऐसा ही ट्रिकी सवाल? एक और जो अक्सर पूछा जाता है वो है ज्योति तीव्रता का मात्रक, कैंडेला CD। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए एग्जामिनर का पसंदीदा बन जाता है। तो हमारे पास यूनिवर्स को मापने के लिए बेसिक टूल्स आ गए हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेकिन ये पैमाने तब छोटे पड़ जाते हैं जब हम धरती से बाहर अंतरिक्ष में देखते हैं। बिल्कुल। ग्रहों और तारों के बीच की दूरी के लिए हमारे सोर्स कुछ खास यूनिट्स बताते हैं, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक। बिल्कुल। किलोमीटर में तो संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि लिखते लिखते ही थक जाएं। इसीलिए बड़े पैमाने बनाए गए। खगोलीय इकाई या AU बहुत सरल है। वो क्या है? यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। इसका मान लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष?
इसके नाम में वर्ष आता है तो ये समय का मात्रक लगता है। यहीं पे गड़बड़ होती है ना? यही सबसे बड़ा ट्रैप है और हर दूसरे एग्जाम में ये सवाल आता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। अच्छा। ये वो दूरी है जो प्रकाश की किरण एक साल में वैक्यूम में तय करती है। यह एक बहुत बहुत लंबी दूरी है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। और इन सबसे बड़ा भी एक पैमाना है, पार्सेक। सोर्स के मुताबिक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। हाँ, पार्सेक इन सब का बिग बॉस है, कह सकते हैं। एक पार्सेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो अगर इन्हें क्रम में लगाना हो तो सबसे छोटा AU, फिर प्रकाश वर्ष और सबसे बड़ा पार्सेक, ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे ये सारी जटिल यूनिट्स भी अंत में उन्हीं 7 मूल मात्रकों से जुड़ी हैं, और यहीं से विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला का आइडिया आता है ना? बिल्कुल। विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का जेनेटिक कोड जैसा होता है। जेनेटिक कोड। हाँ, ये हमें बताता है कि वो राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है, यानी उसमें कितना द्रव्यमान m, कितनी लंबाई l और कितना समय t छिपा है। जैसे बल का विमीय सूत्र है mL/T-2। ये सबसे जरूरी है, इसे तो याद कर ही लेना चाहिए। हमारे सोर्स में एक बड़ी रोचक बात लिखी है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र एक ही है, mL²T-2। हाँ, क्योंकि असल में कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जितना कार्य करते हैं उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है। जी, इन दोनों का सूत्र है mL/T-1। ये जोड़ी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। तो अब हमारे पास मात्रक हैं, उनके डायमेंशंस हैं, लेकिन कभी-कभी सिर्फ मान बता देना काफी नहीं होता, दिशा भी बतानी पड़ती है। सही पकड़ा। यहीं पर सदिश और अदिश राशियों का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। अदिश राशि वो है जिसे बताने के लिए सिर्फ एक नंबर काफी है। जैसे 2 किलो चीनी, बात पूरी हो गई। इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं। दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, ये सब अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि के लिए दिशा बताना जरूरी है। जैसे दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल अंदर की तरफ लगाओ। अगर मैं दिशा न बताऊं तो बात अधूरी है। एकदम। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि खजाना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये एक अदिश जानकारी है और पूरी तरह बेकार है। सही। आपको कहना होगा खजाना यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर में है। ये एक सदिश जानकारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है, जो एग्जाम का हॉट टॉपिक है। आप विद्युत धारा की बात कर रही हैं? ये वाकई में चौंकाने वाला है। तार में करंट की एक दिशा तो होती है, फिर भी सोर्स कहता है कि यह एक अदिश राशि है। ऐसा क्यों? ये एक शानदार सवाल है। विद्युत धारा में मान और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी ये सदिश नहीं है। क्यों? वजह ये है कि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। मान लीजिए एक जंक्शन पर एक तार से 3 एम्पियर और दूसरे से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो आगे जाने वाला करंट हमेशा 7 एम्पियर ही होगा। अच्छा, चाहे तार किसी भी एंगल पर जुड़े हों? हाँ, चाहे किसी भी एंगल पर जुड़े हो। यह साधारण गणित की तरह जुड़ता है, वेक्टर की तरह नहीं। इसीलिए ये एक अपवाद है और इसे याद रखना ही एकमात्र उपाय है। ये तो वाकई में एक दिलचस्प फैक्ट है। चलिए, अब जब हमारे पास दिशा और मात्रक दोनों हैं, तो चीजों को गति में लाते हैं। हमारे सोर्स में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण की बात की गई है। यहाँ पर 2 जोड़ियों को समझना बहुत जरूरी है। पहली जोड़ी है दूरी और विस्थापन। ठीक है। मान लीजिए आप एक गोलाकार पार्क का पूरा चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। आपने दूरी तो तय की, मान लीजिए 1 किलोमीटर, लेकिन आपका विस्थापन 0 है। क्योंकि विस्थापन शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और चूंकि आप वहीं वापस आ गए जहां से चले थे, तो न्यूनतम दूरी 0 हो गई। एकदम सही। और इसी तर्क से दूसरी जोड़ी बनती है चाल और वेग। चाल दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए ये हमेशा धनात्मक होती है। और वेग? वेग विस्थापन पर निर्भर करता है, इसलिए ये धनात्मक, ऋणात्मक और 0 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि। और जब वेग बदलता है तब त्वरण होता है, चाहे स्पीड बदले या सिर्फ दिशा। बिल्कुल। और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, वृत्तीय गति के बारे में। अगर कोई चीज एक समान चाल से गोल घूम रही है, तो क्या उसमें त्वरण है? कॉमन सेंस तो ये कहता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीड तो बदली ही नहीं। लेकिन भौतिकी कहती है हाँ, त्वरण है, और ये एक त्वरित गति है। और इसका कारण सोर्स में साफ साफ लिखा है कि चाल समान हो सकती है, लेकिन दिशा हर बिंदु पर बदलती है। एग्जैक्टली। और क्योंकि दिशा बदल रही है,
इसका मतलब वेग बदल रहा है, और वेग में किसी भी तरह का बदलाव ही त्वरण कहलाता है। मतलब अगर गाड़ी मोड़ रहे हैं तो एक्सेलरेट कर रहे हैं, भले ही स्पीड वही हो। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वृत्तीय गति हमेशा एक त्वरित गति होती है। बहुत अच्छे से समझ आया। अब गति से आगे बढ़कर उन अदृश्य शक्तियों की बात करते हैं जो गति पैदा करती हैं। शुरुआत करते हैं विद्युत धारा से। जी हमारे सोर्स के मुताबिक इसे मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं और इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हाँ, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एमीटर करंट मापता है और इसे हमेशा सीरीज में, यानी रास्ते के बीच में ही लगाया जाता है, ताकि सारा करंट इसके अंदर से होकर गुजरे। और यहीं पे एक और सवाल आता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0। 0। क्यों? ताकि वो करंट के रास्ते में कोई रुकावट न डाले और हमें सही रीडिंग मिले। अगर अमीटर खुद ही करंट को रोकने लगेगा तो वो मापेगा क्या? सही बात है। इसीलिए आदर्श रूप से उसका प्रतिरोध 0 माना जाता है। और यहीं से हम बिजली के सबसे मशहूर नियम पर आते हैं, ओम का नियम। V = I × R। स्कूल के दिनों से इसे पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये तभी लागू होता है जब तापमान स्थिर हो। अच्छा। अब यहाँ पर प्रतिरोध पर तापमान के असर को लेकर एक बहुत ही जरूरी एग्जाम अलर्ट है, जो चालकों और अर्धचालकों के बारे में है। अच्छा, तो चालकों जैसे तांबे के तार को गर्म करने पर क्या होता है? उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक खाली कॉरिडोर में इलेक्ट्रॉन आसानी से दौड़ रहे हैं। जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो कॉरिडोर में मौजूद एटम तेजी से कांपने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के लिए दौड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे बार बार टकराते हैं। तो फिर अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन में इसका उल्टा क्यों होता है? उन्हें गर्म करने पर प्रतिरोध घटता क्यों है? क्योंकि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन शुरुआत में बंधे हुए होते हैं, वे आसानी से चल नहीं सकते। जब आप उन्हें गर्म करते हैं तो इस ऊर्जा से कई इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाते हैं और करंट के प्रवाह में मदद करने लगते हैं। मतलब गर्मी यहाँ मददगार पैदा कर रही है? बिल्कुल, मददगार ज्यादा हो जाते हैं, जिससे प्रतिरोध घट जाता है। ये विपरीत व्यवहार परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये एनालॉजी शानदार थी। अब बिजली से उसके जुड़वां भाई चुंबकत्व की तरफ चलते हैं और सबसे बड़े चुंबक से शुरू करते हैं, हमारी अपनी पृथ्वी। सोर्स बताता है कि ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है? नमन कोण का मतलब है कि अगर आप एक चुंबकीय सुई को हवा में आजादी से घूमने दें तो वो क्षैतिज से कितना झुक जाती है। ठीक है। जब आप भूमध्य रेखा पर खड़े होंगे तो सुई एकदम सपाट रहेगी, यानी 0 डिग्री का झुकाव। लेकिन जैसे ही आप किसी ध्रुव पर पहुंचेंगे वो सुई सीधा जमीन की तरफ इशारा करने लगेगी, यानी 90 डिग्री पर खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों मान सीधे सीधे परीक्षा में आते हैं। बिल्कुल। और जब पृथ्वी खुद एक चुंबक है तो अलग अलग पदार्थ भी इसके प्रति अलग अलग व्यवहार करते होंगे। यहीं पर लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की बात आती है। सही। इसे याद करना बहुत आसान है। लौह चुंबकीय जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये चुंबक के पक्के दोस्त हैं, जोर से चिपकते हैं। और अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय जैसे एल्यूमिनियम, ये बस हल्के से आकर्षित होते हैं, काम चलाऊ दोस्त हैं। और सबसे दिलचस्प है प्रतिचुंबकीय। हाँ, जैसे तांबा, सोना और पानी, ये चुंबक के दुश्मन हैं, उसे देखते ही दूर भागते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं। वाह। और सोर्स में क्यूरी ताप का जिक्र है, ये क्या बताया? क्यूरी ताप वो तापमान है जिस पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ अपना सारा चुंबकत्व खो देता है और एक साधारण अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। मतलब एक तरह का ब्रेकअप पॉइंट कह सकते हैं, ये वो पॉइंट है जहां गर्म करने पर चुंबक अपनी सारी सुपर पावर खो देता है। लोहे के लिए यह तापमान 770 डिग्री सेल्सियस है। ये परिभाषा और ये वैल्यू दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जबरदस्त। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां कुछ सीधे और सपाट तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में एक लाइनर क्वेश्चन बनकर आते हैं। जी। जैसे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, करीब 3400 डिग्री सेल्सियस। बल्ब के अंदर बहुत गर्मी होती है और हमें एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो इतनी गर्मी में पिघले नहीं। और एक और सवाल है वोल्ट मीटर के बारे में। इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये अमीटर से ठीक उल्टा है। बिल्कुल। वोल्ट मीटर को दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज का अंतर मापना होता है,
इसलिए उसे सर्किट के बाहर से उन दो बिंदुओं के आर पार लगाया जाता है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि सर्किट का कोई भी करंट वोल्ट मीटर के अंदर ना जाए, क्योंकि इससे रीडिंग गलत हो जाएगी। और करंट को रोकने के लिए प्रतिरोध को बहुत ज्यादा यानी आदर्श रूप से अनंत होना चाहिए। तो याद रखें, अमीटर का प्रतिरोध 0, वोल्ट मीटर का अनंत। बिल्कुल। शानदार। तो हमने आज भौतिक विज्ञान के कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को खंगाला, मात्रक और मापन से शुरू करके गति, बिजली और चुंबकत्व तक का सफर तय किया। हाँ, और हमने कोशिश की कि हर नियम के पीछे का क्यों समझा जाए, सिर्फ क्या नहीं। चाहे वो प्रकाश वर्ष का दूरी का मात्रक होना हो या वृत्तीय गति का त्वरित होना। सही। ये छोटे छोटे लॉजिक ही परीक्षा में बड़े सवालों को हल करने में मदद करते हैं। तो इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, हमने देखा कि गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। क्या यही वजह है कि हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फोन गर्म होने पर धीमे चलने लगते हैं या अजीब व्यवहार करने लगते हैं? सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा सवाल है। इसी सोच के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार। आज हम उन अदृश्य शक्तियों की दुनिया में उतरेंगे जो हमारे चारों ओर है। बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे चुंबकत्व से, वो बल जो दिशा बताता है और मीलों दूर से चीजों को खींच सकता है। फिर हम ऊष्मा की बात करेंगे, वो ऊर्जा जो हमारे मौसम से लेकर हमारे खाने तक सब कुछ चलाती है। और अंत में हम गति के उस खास लय को समझेंगे जो पेंडुलम वाली घड़ियों को जिंदा रखती है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल तो है, पर मकसद है इसके पीछे के विज्ञान को कहानी की तरह समझना, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। एकदम सही। ये नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल काम कर रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो चुंबक, हम सबने बचपन में इनसे खेला है, पर ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं, ये असल में है क्या? मतलब क्या ये कोई खास तरह के पत्थर है? हाँ, आप कह सकते हैं। एक तरह से ये खास पत्थर ही है। प्रकृति में एक पत्थर मिलता है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट? हाँ, ये असल में लोहे का ही एक ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र है Fe3O4। अच्छा, Fe3O4। जी, ये याद रखना जरूरी है, परीक्षाओं में सीधा ये सूत्र पूछ लिया जाता है। और क्योंकि ये प्राकृतिक पत्थर हैं, तो इनका कोई एक जैसा तराशा हुआ आकार नहीं होता। मतलब बेडौल होते हैं। बिल्कुल, किसी भी आम पत्थर की तरह दिखते हैं, लेकिन इनमें लोहे को खींचने का वो अद्भुत गुण होता है। अच्छा, तो ये तो हुए कुदरती पत्थर। लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज पर लगने वाले चुंबक या स्पीकरों के अंदर, वो तो बड़े सटीक और शक्तिशाली होते हैं। हाँ, वो ऐसे ही पत्थर नहीं होते। तो जाहिर है हम उन्हें बनाते होंगे। कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। वो होते हैं कृत्रिम चुंबक, मतलब जिन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ओके। और इसीलिए हम उन्हें अलग अलग आकार दे पाते हैं, जैसे सीधी छड़ वाला बार मैग्नेट हो गया। हाँ, या फिर घोड़े की नाल जैसा हॉर्स शू मैग्नेट। इन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए लोहा, कोबाल्ट और इस्पात जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। और इनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम इनकी ताकत और आकार दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। और चुंबक का एक गुण जो मुझे हमेशा हैरान करता है, वो ये कि अगर इसे एक धागे से लटका दें, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। इसी से तो कंपास बना है ना? बिल्कुल सही। ये चुंबक का सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चाहे चुंबक कितना भी बड़ा हो या छोटा, अगर उसे घूमने के लिए आजाद छोड़ दिया जाए, तो वो हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ खुद को अलाइन कर लेगा, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। सदियों तक नाविक इसी के सहारे रास्ते खोजते थे। बिल्कुल। आपने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात की। मुझे पता है कि चुंबक के चारों ओर भी एक अदृश्य क्षेत्र होता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जी, चुंबकीय बल रेखाएं। हाँ, इन्हें हम देख तो सकते नहीं, तो फिर इन्हें समझते कैसे हैं? इन्हें समझने के लिए कल्पना कीजिए। सोचिए कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से ऊर्जा की अदृश्य धाराएं निकल रही हैं। ओके। और हवा में एक मेहराब जैसा रास्ता बनाकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में वापस जा रही हैं। और फिर चुंबक के अंदर से? हाँ, और फिर चुंबक के अंदर से होते हुए वापस नॉर्थ पोल तक अपना चक्र पूरा कर रही हैं। तो चुंबक के बाहर इनकी दिशा होती है नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। अच्छा, तभी ये एक बंद लूप या
क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये भी सुना है कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। इसका क्या कारण है? ये सवाल बहुत आता है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। इसे एक सरल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए ये बल रेखाएं एक छोटे से कंपास के लिए वन वे सड़कें हैं। ठीक है। अब अगर दो सड़कें एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो उस चौराहे पर खड़ा कंपास किस दिशा में जाएगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, वो एक ही समय में दो दिशाओं में तो जा नहीं सकता। ये भौतिक रूप से असंभव है। अच्छा। इसीलिए ये बल रेखाएं जो चुंबकीय बल की दिशा बताती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वाकई ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जैसे इन अदृश्य रेखाओं के नियम हैं, वैसे ही ध्रुवों के भी नियम हैं। मतलब नॉर्थ को पास लाएं तो क्या होगा? बिल्कुल, नियम बहुत सरल है। समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, प्रतिकर्षण। हाँ, रिपल्शन, और असमान ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं, यानी अट्रैक्शन। नॉर्थ या साउथ में प्रतिकर्षण होगा और नॉर्थ साउथ में आकर्षण। और इस क्षेत्र की ताकत को मापने की इकाई टेस्ला है? जी, निकोला टेस्ला के सम्मान में। ठीक है। तो चुंबकत्व एक अदृश्य बल है। अब एक दूसरे अदृश्य ऊर्जा पर आते हैं, जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं, ऊष्मा यानी हीट। अक्सर लोग ऊष्मा और तापमान को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर भौतिकी में ये दोनों बिल्कुल अलग है ना? हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। इसे ऐसे समझें, ऊष्मा मतलब हीट, वो ऊर्जा का एक रूप है। ये वो चीज है जो बहती है। ओके। जबकि तापमान, टेम्परेचर, उस ऊर्जा का माप है। वो बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। ऊष्मा हमेशा ज्यादा तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली जगह की ओर बहती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से निचाई की ओर बहता है। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए सर्दियों में जब हम लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो वो लकड़ी की कुर्सी से ज्यादा ठंडी लगती है, जबकि दोनों एक ही कमरे में होती हैं। एकदम सही। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर। हाँ। जैसे ही आप उसे छूती हैं, वो तेजी से आपके हाथ की गर्मी को खींच लेता है और आपको तुरंत ठंडक महसूस होती है। जबकि लकड़ी, वो ऊष्मा की कुचालक है, इंसुलेटर। वो गर्मी को इतनी तेजी से नहीं खींच पाती। तो जो ठंडक हम महसूस कर रहे हैं, वो लोहे का तापमान नहीं, बल्कि हमारे हाथ से गर्मी के जाने की तेजी है। बिल्कुल यही बात है। ऊर्जा को हम जूल में नापते हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों पर तो कैलोरी लिखा होता है। इनका आपस में क्या संबंध है? दोनों ही ऊष्मा की इकाइयां हैं। जूल इसका एसआई मात्रक है और कैलोरी एक ज्यादा प्रचलित मात्रक है। इनके बीच का संबंध परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्या है वो? एक कैलोरी में लगभग 4.186 जूल होते हैं। ये मान सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। 4.186 जूल। ठीक है। अब तापमान मापने की बात करते हैं। हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में बताते हैं। हाँ, सामान्य तौर पर एक स्वस्थ इंसान के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर में हम अक्सर पारा मतलब मर्क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो तापमान के साथ एक समान रूप से फैलता है। लेकिन इसकी एक सीमा है। क्या? पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसलिए बहुत ठंडे इलाकों जैसे साइबेरिया में, जहाँ तापमान इससे भी नीचे चला जाता है, वहाँ पारे वाला थर्मोमीटर काम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, तो फिर वहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं? वहाँ हम अल्कोहल वाले थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल लगभग -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसलिए वो उन बर्फीले इलाकों के लिए ज्यादा भरोसेमंद है। मुझे एक तथ्य याद आ रहा है कि एक ऐसा तापमान भी है जहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो है -40 डिग्री। -40 डिग्री। जी, ये एक क्लासिक सवाल है। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही तापमान है। इसे सीधे याद रखना बेहतर है। अगला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जो मुझे स्कूल में हमेशा कंफ्यूज करता था। ये गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई गर्मी, लेटेंट हीट, आखिर इसमें छिपा क्या है? इसमें ऊर्जा छिपी होती है। देखिए, जब आप पानी को गर्म करती हैं तो उसका तापमान बढ़ता है। सही है। लेकिन जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर उबलना शुरू करता है, तो जब तक सारा पानी भाप नहीं बन जाता, उसका तापमान 100 डिग्री ही रहता है। हाँ, भले ही हम उसे और गर्मी देते रहे। बिल्कुल, तो वो अतिरिक्त गर्मी जा कहाँ रही है? वो तापमान नहीं बढ़ा रही, बल्कि पानी की अवस्था को द्रव से गैस में बदलने में खर्च हो रही है। अच्छा। यही छिपी हुई या गुप्त ऊष्मा है। ये अणुओं के बीच के बंधन को तोड़ने में खर्च होती है। अच्छा, तो ये अवस्था बदलने वाली ऊर्जा है और बर्फ के पिघलने में भी यही होता होगा। हाँ,
0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए भी ऊष्मा की जरूरत होती है। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और बर्फ के लिए इसका मान है 80 कैलोरी ग्राम। और पानी को भाप में बदलने वाली? उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और उसका मान बहुत ज्यादा है, 540 कैलोरी ग्राम। अरे वाह, 80 और 540 में तो बहुत बड़ा अंतर है। क्या इसका कोई असर हमारी जिंदगी में दिखता है? बहुत गहरा असर। यही वजह है कि 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी से जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना कहीं ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। क्योंकि उस भाप में वो अतिरिक्त 540 कैलोरी की ऊर्जा होती है। जी। हर ग्राम में 540 कैलोरी की अतिरिक्त छिपी हुई ऊर्जा, जो आपकी त्वचा पर लगते ही रिलीज होती है और बहुत गहरा जख्म देती है। समझ गई। और शायद इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हम किसी अच्छी चीज के लिए भी करते होंगे। बिल्कुल, प्रेशर कुकर इसी का एक शानदार उदाहरण है, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले ये समझते हैं कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। हाँ, जैसे अगर मैं गर्म चाय के कप में एक स्टील का चम्मच छोड़ दूं तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। हाँ, लेकिन सूरज की गर्मी हम तक लाखों किलोमीटर का सफर करके पहुंचती है। ये दोनों प्रक्रियाएं तो अलग होंगी। निश्चित रूप से। ये ऊष्मा संचरण के 3 अलग-अलग तरीके हैं। जो चम्मच वाला उदाहरण है, वो है चालन। चालन। ये ज्यादातर ठोस चीजों में होता है। इसमें एक अणु अपनी जगह पर कांपते हुए अपनी ऊर्जा बगल वाले अणु को देता है और वो अगले को। और ऐसे ही ऊर्जा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। अणु खुद चलकर नहीं जाते। और पानी उबालते समय जो बुलबुले नीचे से ऊपर आते हैं वो क्या है? वो है संवहन, कन्वेक्शन। ये तरल पदार्थों और गैसों में होता है। जब आप पानी गर्म करते हैं तो नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है। और ऊपर का ठंडा भारी पानी उसकी जगह लेने नीचे आता है। एकदम सही। अणुओं का ये पूरा का पूरा बहाव एक करंट बना देता है और इसी से पूरा पानी गर्म होता है। और सूरज की गर्मी? बीच में तो अंतरिक्ष का खालीपन है, वहां तो कोई अणु है ही नहीं। शानदार सवाल। यही तीसरा तरीका काम आता है, विकिरण, रेडिएशन। विकिरण को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। अच्छा। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलता है। सूरज की गर्मी हम तक इसी विकिरण के जरिए पहुंचती है। पानी की बात चल रही है तो उसके एक और बड़े अजीब गुण पर आते हैं। सुना है कि गर्म करने पर सारी चीजें फैलती हैं, पर पानी थोड़ा अलग बर्ताव करता है। हाँ, और पानी का यही अनोखा गुण पृथ्वी पर जलीय जीवन के लिए एक वरदान है। ज्यादातर चीजें गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। पानी भी ऐसा ही करता है, लेकिन सिर्फ 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच वो उल्टा व्यवहार करता है। जब आप 0 डिग्री की बर्फ को गर्म करना शुरू करती हैं तो 4 डिग्री तक पहुंचने के दौरान वो फैलने के बजाय सिकुड़ता है। सिकुड़ता है? इसका मतलब उसका घनत्व बढ़ता होगा। बिल्कुल। इसी वजह से 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और आयतन सबसे कम। ओके। 4 डिग्री के बाद वो फिर से सामान्य चीजों की तरह गर्म करने पर फैलने लगता है। और इसका जलीय जीवन से क्या संबंध है? सर्दियों में जब झीलें जमना शुरू होती हैं तो सतह का पानी ठंडा होकर भारी होता है और नीचे चला जाता है। ये तब तक होता है जब तक पूरी झील का तापमान 4 डिग्री ना हो जाए। अच्छा। उसके बाद जब सतह और ठंडी होकर 0 डिग्री पर पहुंचती है तो वो जमकर हल्की बर्फ बन जाती है जो ऊपर तरती रहती है और नीचे 4 डिग्री का भारी पानी सुरक्षित रहता है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव कड़कड़ाती ठंड में भी जिंदा रह पाते हैं। बिल्कुल। ये तो प्रकृति का एक चमत्कार जैसा है। अब उस प्रेशर कुकर वाली बात पर वापस आते हैं। हम अक्सर वाष्पीकरण और उबलने को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? वाष्पीकरण, जैसे फर्श पर गिरे पानी का सूखना, ये सिर्फ द्रव की सतह पर होता है और ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। और इससे ठंडक महसूस होती है। हाँ, क्योंकि वो अपने आसपास से गर्मी खींचता है। गर्मियों में पसीना सूखने पर ठंडक लगना या मटके का पानी ठंडा रहना, ये सब वाष्पीकरण के ही कमाल हैं। और उबलना? उबलना यानी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, एक निश्चित तापमान पर होता है, जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि पूरे द्रव में एक साथ होता है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यह है कि क्वथनांक बाहरी दबाव पर निर्भर करता है। दबाव बदलने से क्वथनांक बदल जाता है? हाँ, मुझे याद है एक बार मैं पहाड़ों पर कैंपिंग कर रहा था और दाल पकाने में घंटों लग गए। तब मुझे ये सिद्धांत असल में समझ आया। क्यों? पहाड़ों पर हवा का दबाव कम होता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, शायद 90 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है और कम तापमान पर खाना पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो प्रेशर कुकर इसका ठीक उल्टा करता है। एकदम।
प्रेशर कुकर के अंदर भाप को बाहर निकलने से रोककर हम दबाव बहुत बढ़ा देते हैं। ज्यादा दबाव की वजह से पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 120 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो जाता है। और इतने ज्यादा तापमान पर खाना बहुत तेजी से पकता है। बिल्कुल। ऊर्जा की दुनिया से निकलकर अब गति की दुनिया में आते हैं। एक खास तरह की गति है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM, जैसे किसी झूले की गति। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। इसमें ऊर्जा कैसे बदलती है? इसे झूले के उदाहरण से ही समझते हैं। जब झूला अपनी सबसे निचली स्थिति यानी माध्य स्थिति से गुजरता है, बीच में से। हाँ, बीच में से, तो उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। वहां वेग वेलोसिटी अधिकतम होता है, पर त्वरण एक्सेलरेशन शून्य होता है। ये थोड़ा अजीब है। रफ्तार सबसे ज्यादा पर त्वरण शून्य। हाँ, क्योंकि त्वरण का मतलब है रफ्तार में बदलाव। उस एक बिंदु पर रफ्तार बदल नहीं रही होती, लेकिन जैसे ही झूला अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है वो एक पल के लिए रुक जाता है। तो वहां उसका वेग शून्य हो जाता है। सही, लेकिन उसी पल गुरुत्वाकर्षण उसे सबसे ज्यादा ताकत से वापस नीचे खींच रहा होता है, इसलिए वहां त्वरण अधिकतम होता है। तो ये लगातार गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का एक दूसरे में बदलना है। बिल्कुल। और इसी से पेंडुलम वाली घड़ियां काम करती हैं। उनका जो आवर्तकाल होता है, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, वो किन चीजों पर निर्भर करता है? पेंडुलम का आवर्तकाल, जिसे T से दिखाते हैं, सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करता है। पेंडुलम के धागे की लंबाई L और उस जगह का गुरुत्वाकर्षण G। 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि पेंडुलम पर लटके वजन यानी उसके द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक झूले पर एक हल्का बच्चा झूले और फिर एक भारी आदमी, तो क्या दोनों का आवर्तकाल एक ही रहेगा? बिल्कुल। जब तक झूले की रस्सी की लंबाई वही है, दोनों का आवर्तकाल भी एकदम वही आएगा। यही इस सिद्धांत की सबसे खास और अक्सर परीक्षा में पूछी जाने वाली बात है। तो फिर पुरानी पेंडुलम वाली घड़ियां गर्मियों में सुस्त और सर्दियों में तेज क्यों हो जाती थीं? क्योंकि उनका पेंडुलम धातु का बना होता था। गर्मियों में गर्मी से धातु की लंबाई मतलब L थोड़ी सी बढ़ जाती थी। लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल T भी बढ़ जाता था, यानी एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लगता था और घड़ी सुस्त हो जाती थी। और सर्दियों में इसका उल्टा होता था। हाँ, सर्दियों में धातु सिकुड़ती थी, लंबाई कम होती थी और घड़ी तेज हो जाती थी। आज की ये चर्चा वाकई ज्ञानवर्धक थी। हमने देखा कि कैसे भौतिक विज्ञान के ये नियम, चाहे वो चुंबकत्व हो, ऊष्मा हो या गति, हमारे आसपास की दुनिया को हर पल नियंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। हमने आज सीखा कि पेंडुलम का आवर्तकाल उसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं। हाँ। तो सोचिए, अगर इसी पेंडुलम को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाया जाए, जहां गुरुत्वाकर्षण ऑलमोस्ट शून्य होता है, तो क्या होगा? सूत्र के हिसाब से तो उसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। हाँ, तो क्या वो कभी अपना एक चक्कर पूरा कर पाएगा? क्या वो दोलन करेगा ही? इस विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा भौतिक विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर केंद्रित होगी। जी हाँ, हम पदार्थों के गुण जैसे प्रत्यास्थता से शुरू करेंगे और फिर तरंगों और ध्वनि की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। और ये सभी विषय SSC, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मतलब बहुत ही जरूरी हैं। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझें, उदाहरणों के साथ। और जो परीक्षा में आने वाले खास तथ्य हैं, उन पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पदार्थ के आंतरिक गुण यानी प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला है परिभाषा। पदार्थ का वह गुण जिससे वह विरूपक बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। दूसरा है विरूपक बल, वह बाहरी बल जो वस्तु का आकार या आकृति बदल देता है। और तीसरा प्रत्यास्थता सीमा यानी इलास्टिक लिमिट, वह अधिकतम सीमा जिसके बाद पदार्थ अपनी असली अवस्था में नहीं लौट पाता। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, मतलब एक रबर बैंड को खींचा और छोड़ा तो वो वापस आ गया। हाँ, बिल्कुल यही है। ये किसी भी वस्तु का वो गुण है कि अगर कोई बाहरी बल लगाकर उसका आकार बदला जाए और फिर उस बल को हटा लें तो वस्तु वापस अपने पुराने आकार में आ जाती है। और ये जो बाहरी बल है, इसे ही हम विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। एकदम सही। जो आकार को विरूपित करे या बिगाड़े।
जैसे जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो हमारे हाथ का जो बल है वही विरूपक बल है। और प्रत्यास्थता सीमा या इलास्टिक लिमिट? वो बल की एक हद है, मतलब उस हद तक आप बल लगाएंगे तो वस्तु वापस आ जाएगी, पर अगर उससे ज्यादा बल लगा दिया तो उसका आकार हमेशा के लिए बदल जाएगा। जैसे किसी स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींच दे तो वो ढीली पड़ जाती है। बिल्कुल, वो अपनी प्रत्यास्थता सीमा पार कर चुकी होती है। अच्छा, स्लाइड में एक एग्जाम फैक्ट दिया है और ये बड़ा दिलचस्प है। लिखा है स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है। हाँ, और ये वो सवाल है जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। मुझे भी यही लगता था कि रबर ज्यादा प्रत्यास्थ है क्योंकि वो ज्यादा खिंचता है। देखिए, भौतिकी में परिभाषा थोड़ी अलग है। जो वस्तु अपने आकार में हुए बदलाव का जितना ज्यादा विरोध करती है, हाँ, और वापस अपनी असली अवस्था में आने की जितनी ज्यादा क्षमता रखती है, वो उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाती है। अब सोचिए, स्टील को खींचने के लिए रबर से कहीं ज्यादा बल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि स्टील बदलाव का ज्यादा विरोध कर रहा है, इसलिए स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। इसे जरूर याद रखें। चलिए, ये तो एक बहुत बड़ा मिथक टोटा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम बात करेंगे हुक का नियम और प्रतिबल के बारे में। पहले मुख्य बिंदु। पहला है नियम। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। दूसरा, प्रत्यास्थता गुणांक E बराबर है प्रतिबल बटे विकृति। और इसका एसआई मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ये प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन्हें थोड़ा और आसान कर सकते हैं? जरूर। विकृति का मतलब है वस्तु के आकार में होने वाला बदलाव, जैसे तार की लंबाई में बढ़ोतरी। और प्रतिबल वो वस्तु के अंदर पैदा होने वाला प्रतिरोधी बल है जो इस बदलाव का विरोध कर रहा है। अच्छा, तो जितना ज्यादा बदलाव करने की कोशिश करेंगे अंदर से उतना ही ज्यादा विरोध होगा। बिल्कुल, पर सिर्फ प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। और इन दोनों का जो अनुपात है उसे ही प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये बताता है कि कोई पदार्थ कितना मजबूत है। ठीक है। और इसका मात्रक पास्कल है, जो दाब का भी मात्रक है। तो ये याद रखना आसान है। हाँ, अब एग्जाम फैक्ट पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है यदि तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दें तो भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपरिवर्तित रहेगा। ये बहुत जरूरी है। यंग का मापांक या यंग्स मॉडुलस तार की लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये सिर्फ और सिर्फ तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये पदार्थ का अपना गुण है। लोहे के तार का यंग मापांक वही रहेगा, चाहे तार 1 मीटर का हो या 10 मीटर का हो। समझ गई। ये सवाल वाकई में कंफ्यूज कर सकता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे तरंग गति यानी वेव मोशन की। इसके मुख्य बिंदु हैं। परिभाषा: तरंग एक विक्षोभ है जो पदार्थ के कणों को ले जाए बिना ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। फिर हैं यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। इन्हें चलने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे ध्वनि या जल तरंगे। और अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल, ये निर्वात में भी चल सकती हैं, जैसे प्रकाश या रेडियो तरंगे। तो तरंग का मतलब है एक डिस्टर्बेंस या विक्षोभ। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। और इसकी सबसे खास बात यही है कि ये ऊर्जा को आगे ले जाती है ना? कणों को नहीं। एकदम सही। माध्यम के कण तो अपनी जगह पर ही कंपन करते हैं, ऊपर नीचे या आगे पीछे। वो अपनी जगह छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। और यांत्रिक तरंगे, मतलब जिन्हें माध्यम चाहिए। ध्वनि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, बिना हवा के हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ध्वनि को चलने के लिए हवा के कण चाहिए। तो इसका मतलब अंतरिक्ष में धमाकों की आवाज नहीं आती होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हैं अयांत्रिक तरंगे, जैसे प्रकाश। सूरज से प्रकाश हम तक पहुंचता है, जबकि बीच में पूरा वैक्यूम है। तो एग्जाम अलर्ट भी यही है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। जी, ये एक बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब तरंगों के प्रकार देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। ठीक है, तो मुख्य बिंदु हैं अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। इसमें कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। और अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, इसमें कण तरंग चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि। और इनकी संरचना: अनुप्रस्थ में श्रृंगार्थ और अनुदैर्ध्य में संपीड़न विरलन बनते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है ये कणों के कंपन की दिशा पर आधारित है। हाँ, अनुप्रस्थ तरंग में कण ऊपर नीचे या दाएं बाएं कंपन करते हैं, मतलब तरंग की दिशा से 90 डिग्री पर, जैसे रस्सी को हिलाने पर जो लहर बनती है। और इसमें ऊपर उठे भाग को श्रृंग,
क्रेस्ट क्रेस्ट। और नीचे वाले को गर्त ट्रॉफ कहते हैं। सही। और अनुदैर्ध्य तरंग में कण तरंग की दिशा में ही आगे पीछे कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। तो इसमें जहां कण पास पास आ जाते हैं वो संपीड़न, कंप्रेशन, और जहां दूर दूर हो जाते हैं वो विरलन, रेरेफैक्शन कहलाता है। स्लाइड में जो फिगर है उसमें ये साफ दिख रहा है। अच्छा, और इसका एग्जाम फैक्ट है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। हाँ, ये एक सीधा तथ्य है। प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगे, ये सभी ट्रांसफर्स होती हैं। ठीक है, अब ध्वनि की बात चल रही है तो उसकी चाल पर भी आते हैं। जरूर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। मुख्य बिंदु है ठोस में सर्वाधिक, फिर गैस में न्यूनतम, और ताप का प्रभाव। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 ms बढ़ जाती है। तो सबसे जरूरी नियम है, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। मतलब ठोस, द्रव, गैस। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं तो वो कंपन को बहुत जल्दी आगे बढ़ा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि हवा में सिर्फ 332। और तापमान का असर? गर्मियों में आवाज दूर तक सुनाई देती है। हाँ, क्योंकि गर्मी में हवा के कणों को ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो वो कंपन को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। और ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी। ठीक है, एग्जाम अलर्ट में एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दाब यानी प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर ताप समान रहे तो गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें लगता है कि दबाव बढ़ाने से चाल बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो याद रखने वाली बात है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे तरंग वेग और आवृत्ति के बीच संबंध की। सूत्र है v = n लैम्डा, और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये सबसे जरूरी नियम है ना? हाँ, ये भौतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। कभी नहीं, क्योंकि आवृत्ति तरंग के स्रोत का गुण है, माध्यम का नहीं। गिटार से जो फ्रीक्वेंसी निकली वो हवा में भी वही रहेगी और पानी में भी वही। ये प्रश्न तो मैंने कई बार देखा है परीक्षाओं में। जी, और एग्जाम अलर्ट भी देखिए। गैसों में ध्वनि की चाल गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब गैस जितनी भारी होगी, ध्वनि उतनी धीमी चलेगी। बिल्कुल। हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। चलिए, अब ध्वनि के लक्षणों को समझते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम ध्वनि के लक्षणों की चर्चा करेंगे। 3 मुख्य लक्षण हैं। पहला है तारत्व या पिच, जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा है प्रबलता या लाउडनेस, जो आयाम पर निर्भर करती है। और तीसरा है गुणता या क्वालिटी, जो समान प्रबलता और तारत्व की ध्वनियों में अंतर बताती है। तो तारत्व मतलब आवाज का पतला या मोटा होना? हाँ, ये पूरी तरह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा तारत्व, यानी पतली आवाज, जैसे मच्छर की भिनभिनाहट। और कम फ्रीक्वेंसी मतलब कम तारत्व, यानी मोटी या भारी आवाज। सही। और प्रबलता, लाउडनेस, ध्वनि का धीमा या तेज होना है। ये तरंग के आयाम, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। जितना बड़ा आयाम उतनी तेज आवाज। जैसे शेर की दहाड़। बिल्कुल। अब एग्जाम अलर्ट को देखिए, ये इन दोनों का फर्क साफ कर देगा। शेर की दहाड़ की प्रबलता अधिक है, लेकिन मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक है। यही वो उदाहरण है जो इन दोनों के बीच का अंतर समझने के लिए सबसे अच्छा है। और तीसरा गुण है गुणता या टिम्बर। हाँ, ये वो गुण है जो हमें गिटार और सितार की आवाज में फर्क करने में मदद करता है, भले ही उनका तारत्व और प्रबलता एक जैसी हो। ये हर आवाज का फिंगरप्रिंट है। बहुत दिलचस्प है। चलिए अब तीव्रता की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम ध्वनि की तीव्रता और डेसिबल पर चर्चा करेंगे। इसके मुख्य बिंदु हैं तीव्रता का मात्रक, सामान्य बातचीत का स्तर, हानिकारक स्तर और जेट विमान का स्तर। तीव्रता का मात्रक माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम इसे डेसिबल में मापते हैं। हाँ, व्यवहारिक मात्रक डेसिबल यानी डीबी है। और एक जरूरी संबंध याद रखिए, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब आयाम 2 गुना तो तीव्रता 4 गुना। बिल्कुल। कुछ मान याद रखने जरूरी हैं। सामान्य बातचीत 30 से 40 डेसिबल, WHO के अनुसार
75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हानिकारक है। और जेट विमान की ध्वनि तो 140-150 डेसिबल, ये तो बहुत ही खतरनाक है। जी, और एग्जाम अलर्ट कहता है कि 85 डेसिबल से अधिक के शोर में लगातार रहने पर कान खराब हो सकते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार देखते हैं। जरूर। इस स्लाइड में हम आवृत्ति के परास के आधार पर ध्वनि के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। पहला है अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम। दूसरा है श्रव्य या ऑडिबल, 20 से 20,000 हर्ट्ज। और तीसरा है पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम, इन्हें हम नहीं सुन सकते। नहीं, इन्हें भूकंप या वेल जैसे बड़े जानवर पैदा करते हैं। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज, यही वो सीमा है जिसे मानव कान सुन सकता है। ये रेंज परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, इसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। हाँ, चमगादड़ तो इसका इस्तेमाल रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए भी करते हैं। और एग्जाम अलर्ट में गाल्टन की सीटी का जिक्र है। हाँ, गैल्टन्स व्हिसल, ये परश्रव्य तरंगे पैदा करती है। हमें सुनाई नहीं देगी, पर कुत्तों को ट्रेनिंग देने के काम आती है। अब इन पराश्रव्य तरंगों के उपयोग भी देख लेते हैं। बिल्कुल, इस स्लाइड में हम पराश्रव्य तरंगों के उपयोग के बारे में जानेंगे। मुख्य उपयोग है सोनार में, सफाई में और चिकित्सा में। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इससे जहाजों से समुद्र की गहराई मापी जाती है। सफाई में कैसे? इनकी उच्च आवृत्ति के कारण इनमें बहुत ऊर्जा होती है, जो घड़ी के छोटे पुर्जों या कीमती कपड़ों से भी गंदगी निकाल देती है। और चिकित्सा में? दूध को जीवाणु रहित करने, गठिया के इलाज में और गुर्दे की पथरी को तोड़ने में भी इसका उपयोग होता है। एग्जाम अलर्ट में लिखा है कि मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी इसका प्रयोग होता है। जी, जिसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। चलिए, अब ध्वनि के कुछ और गुणों पर आते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रतिध्वनि और विवर्तन की। प्रतिध्वनि या एको के लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर यानी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। और विवर्तन या डिफ्रैक्शन, ध्वनि का अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना है। और अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि यानी एको वो है जब हमारी आवाज किसी पहाड़ या दीवार से टकराकर वापस आती है, और साफ सुनने के लिए ये जो 17 मीटर की दूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और विवर्तन, इसी वजह से हम दूसरे कमरे में बात कर रहे व्यक्ति को सुन पाते हैं ना? हाँ, आवाज दरवाजे के किनारों से मुड़कर हम तक पहुंच जाती है। प्रकाश आसानी से नहीं मुड़ता क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। और रात में आवाज का दूर तक सुनाई देना, वो अपवर्तन है। जी, रात में जमीन के पास की हवा ठंडी होती है, तो ध्वनि नीचे की ओर मुड़ जाती है और ज्यादा दूर तक जाती है। बहुत बढ़िया। अब हम एक अलग तरह की तरंगों पर आते हैं। हाँ, इस स्लाइड में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी ईएम वेव्स के बारे में बात करेंगे। इनकी खोज मैक्सवेल ने की। ये अनुप्रस्थ होती हैं और फोटॉन से बनी होती हैं। और इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इनकी अवधारणा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी। जी, और ये सभी तरंगे रेडियो से लेकर गामा किरणों तक निर्वात में एक ही चाल से चलती हैं, जो कि प्रकाश की चाल है। ये मान याद रखना बहुत जरूरी है। और ये अयांत्रिक हैं, मतलब इन्हें माध्यम की जरूरत नहीं। और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम अलर्ट में है, इन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं, इन पर किसी फील्ड का असर नहीं होता, ये सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, अब हमारी अंतिम स्लाइड पर आते हैं। ये है मैक संख्या और शॉकवेव्स पर। मैक संख्या है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। सुपरसोनिक मतलब मैक संख्या 1 से ज्यादा और हाइपरसोनिक मतलब 5 से ज्यादा। और प्रघाती तरंगें या शॉकवेव्स तब बनती हैं जब वस्तु ध्वनि से तेज चलती है। तो मैक संख्या बस एक अनुपात है ना? हाँ, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये बताती है कि कोई विमान ध्वनि की तुलना में कितना गुना तेज है। और जब कोई विमान सुपरसोनिक गति से चलता है, मतलब मैक 1 से ज्यादा, तब क्या होता है? तब वो अपने पीछे बहुत उच्च ऊर्जा वाली ध्वनि तरंगे छोड़ता है, जिन्हें शॉक वेव्स कहते हैं। और इसी से वो सोनिक बूम वाली आवाज आती है? बिल्कुल, बहुत तेज धमाके जैसी आवाज जो खिड़कियों के शीशे भी तोड़ सकती है। तो मैक संख्या का उपयोग मुख्य रूप से वायुयान की गति के लिए होता है। हाँ, ये एरोनॉटिक्स में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स के एक बहुत ही
महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं, प्रकाश या लाइट। जी, एक ऐसा विषय जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, रेलवे और दूसरे एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी भी है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम प्रकाश से जुड़े सभी जरूरी तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझें। तो चलिए सबसे पहले पहली स्लाइड पर आते हैं जिसमें हम बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में। हाँ, तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है कि आखिर ये प्रकाश है क्या? इसमें देखिए 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव है। दूसरा, यह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। और तीसरा, इसके पीछे के सिद्धांत। सिद्धांत मतलब जैसे न्यूटन वाले सिद्धांत। जी, इसमें सबसे पहले न्यूटन का कण सिद्धांत था, फिर हाइजेंस का तरंग सिद्धांत आया, लेकिन आज जो हम मानते हैं वो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर। द्वैत प्रकृति मतलब ये कण भी है और तरंग भी? ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, शुरू में लगता है। देखिए, जब प्रकाश चलता है तो वो फोटॉन्स यानी ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में चलता है, तो ये उसका कण वाला रूप हो गया। अच्छा, पर साथ ही वो एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, और वो भी एक खास तरह की तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? इसे थोड़ा आसान करेंगे? बिल्कुल। सोचिए आप एक रस्सी को एक सिरे से पकड़कर ऊपर नीचे हिला रहे हैं, तो लहर तो आगे जाएगी, लेकिन रस्सी का हर हिस्सा अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे हिलेगा। ठीक है, समझ गया। मतलब माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री पर होता है। प्रकाश की तरंग भी कुछ ऐसी ही काम करती है। और परीक्षा के लिए इसमें क्या खास है? देखिए, इसने एक तो न्यूटन और हाइगेंस, इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। और हाँ, एक और नाम याद रखना बहुत जरूरी है, रॉमर। रोमो। जी, रोमो वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के वेग की गणना की थी। ये एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है जो कई बार आता है। अच्छा, तो अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं जहां बात करेंगे प्रकाश की चाल और माध्यम के बारे में। जी, तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, लगभग। और दूसरा बिंदु ये है कि माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं, वो जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। और पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है इसे? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं, और वहीं चंद्रमा से सिर्फ 1 मिनट 28 सेकंड। ये आंकड़े तो सीधे सीधे याद करने वाले हैं। बिल्कुल, ये 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड का मान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो अपवर्तनांक वाला संबंध है, ये समझना जरूरी है। ये एक व्युत्क्रम अनुपाती यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घटेगी? एकदम सही। जैसे हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल काफी कम हो जाती है। तो अगर परीक्षा में इनका क्रम लगाने को आया है तो ये क्रम याद रखें, सबसे तेज निर्वात में, फिर जल, फिर कांच और सबसे धीमा हीरे में। ये क्रम व्यवस्थित करने वाले सवालों में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। परावर्तन और समतल दर्पण मतलब रिफ्लेक्शन एंड प्लेन मिरर। जी, इसमें सबसे पहला नियम तो ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I = एंगल R। ये तो हम सब स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, और समतल दर्पण के गुणों की बात करें तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी वर्चुअल और सीधा यानी इरेक्ट बनता है। और साइज में? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। और एक बहुत दिलचस्प चीज होती है पार्श्व परिवर्तन यानी लैटरल इन्वर्जन। हाँ, जिसमें बायां भाग दायां दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में शीशा दाएं को बायां नहीं करता, वो आगे को पीछे करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एम्बुलेंस गाड़ी, जिस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में वो सीधा दिखाई दे। समझ गया। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट ये है कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो एक क्लासिक न्यूमेरिकल वाला सवाल हो गया। जी हाँ। अब हमारी अगली स्लाइड है गोलीय दर्पण के बारे में, उत्तल और अवतल। स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। जी,
तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर और स्ट्रीट लैंप में होता है। ठीक है। और अवतल दर्पण? अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर ये बड़ा और आवर्धित मतलब मैग्नीफाइड प्रतिबिंब बना सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ियों की हेडलाइट और यहाँ तक कि डेंटिस्ट भी करते हैं। सोलर कुकर में भी यही होता है। अच्छा, तो अवतल दर्पण चीजों को बड़ा करके दिखाता है। हाँ, वो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, कन्वर्ज करता है। इसीलिए टॉर्च और हेडलाइट में एक शक्तिशाली बीम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और उत्तल दर्पण जो गाड़ियों में होता है, वो क्यों? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। वो ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया दिखाता है, भले ही चीजें थोड़ी छोटी दिखें। सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। समझ गया। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। हाँ, तो इसकी परिभाषा ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है या कहिए मुड़ जाता है। और इसके नियम क्या है? नियम ये है कि अपवर्तन में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, लेकिन उसका वेग और तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ दोनों बदल जाते हैं। और इसके उदाहरण? इसके उदाहरण हम रोज देखते हैं, जैसे तारों का टिमटमाना, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना या पानी में रखी किसी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। ये सब अपवर्तन के कारण ही होता है। ये तारों का टिमटमाना भी अपवर्तन की वजह से है? जी, वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की परतें अलग-अलग घनत्व की होती हैं और जब तारों का प्रकाश उनसे गुजरता है तो बार-बार मुड़ता है, जिससे हमें वो टिमटिमाते हुए लगते हैं। अच्छा, और परीक्षा के लिए एक और जरूरी बात वो आवृत्ति वाली है ना? बिल्कुल। ये याद रखना सबसे जरूरी है कि अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती। ये एक प्रमुख बिंदु है। और एक और उदाहरण है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का ही कमाल है। वाह! तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे TIR भी कहते हैं। जी, इसकी परिभाषा ये है कि ये तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। तो इसकी दो शर्तें हो गई। हाँ, दो बहुत कड़ी शर्तें। पहली, प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना होगा, जैसे कांच से हवा में। और दूसरी, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। और इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण बहुत दिलचस्प हैं, जैसे हीरे का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका यानी मिराज का दिखना या कांच में आई दरार का चमकना। ये सब TIR की वजह से होता है। हीरे की चमक का राज TIR है। बिल्कुल, प्रकाश हीरे में घुस तो जाता है, पर उसका क्रांतिक कोण बहुत कम होने के कारण बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही बार-बार परावर्तित होता रहता है। और परीक्षा के लिए इसमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है इसकी शर्त को याद रखना कि प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम डेंस टू रेयर की ओर जानी चाहिए। ये सीधे सीधे शर्त के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगली स्लाइड पर, लेंस और उसकी क्षमता। जी, इसमें भी दो तरह के लेंस हैं। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, जिसे अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस यानी कॉन्केव, जिसे अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब जो किरणों को एक जगह इकट्ठा करे। हाँ, और अपसारी मतलब जो किरणों को फैला दे। और लेंस की क्षमता, जिसे हम पावर कहते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र है P = 1F, जहां F यानी फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे D से दिखाते हैं। ये फोकस दूरी का मीटर में होना जरूरी है? बहुत ज्यादा। अक्सर न्यूमेरिकल सवालों में सेंटीमीटर में दिया होता है और छात्र उसे बदलना भूल जाते हैं। और इसमें एक और बात है, चिन्हों की। जी, साइन कन्वेंशन। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब अगली स्लाइड है वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन। हाँ, प्रकाश का सबसे खूबसूरत पहलू, श्वेत प्रकाश का अपने 7 घटक रंगों में टूट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वो वाइब्जियोर वाला क्रम। बिल्कुल।
बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और इसमें लाल और बैंगनी रंग की क्या खासियत है? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए उसका विचलन सबसे कम होता है, वो सबसे कम मुड़ता है। और बैंगनी? बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और इसलिए उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका विचलन कम? एकदम सही पकड़ा। और परीक्षा के लिए एक एडवांस पॉइंट ये है कि कांच में बैंगनी रंग का वेग सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ये तो काफी गहरा पॉइंट है। अब हम बात करेंगे इंद्रधनुष और वस्तुओं के रंग के बारे में। जी, तो इंद्रधनुष जो है वो असल में जल की बूंदों द्वारा होने वाले परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, इन तीनों का मिला-जुला परिणाम है। तीनों प्रक्रियाएं एक साथ? जी हाँ, और इंद्रधनुष भी दो तरह के होते हैं। प्राथमिक, जिसमें लाल रंग बाहर और बैंगनी अंदर होता है, और द्वितीयक, जिसमें उल्टा होता है, बैंगनी बाहर और लाल अंदर। अच्छा, और प्राथमिक रंग कौन से? प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला, RGB। यही रंग हमारी रंगीन टीवी में इस्तेमाल होते हैं। और इनको मिलाने से दूसरे रंग बनते हैं? हाँ, जैसे पीला, मैजेंटा, सियान, ये सब द्वितीयक रंग हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है पूरक रंगों का। वो क्या होता है? जिन दो रंगों को मिलाने से सफेद रंग बन जाएं, उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जैसे नीला और पीला रंग मिलाने पर सफेद रंग बनता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, अब आते हैं उस अंग पर जिसकी वजह से हम ये सब देख पाते हैं। हमारी अगली स्लाइड है मानव नेत्र, यानी ह्यूमन आई। जी, इसमें सबसे पहले है कॉर्निया। ये नेत्र का उभरा हुआ पारदर्शी भाग है और नेत्रदान में इसी का उपयोग होता है, पूरी आंख का नहीं। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जो आंख का पर्दा होता है, और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, उल्टा और छोटा। उल्टा? तो हमें सब सीधा कैसे दिखता है? हमारा दिमाग उस उल्टी तस्वीर को सीधा करके हमें दिखाता है। और रेटिना में कुछ खास कोशिकाएं भी होती हैं? हाँ, दो तरह की। रॉड कोशिकाएं यानी रॉड्स, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए होती हैं, मतलब कम रोशनी में देखने के लिए, और शंकु कोशिकाएं यानी कोन्स, जो रंगों के लिए होती है। अच्छा, और परीक्षा के लिए इसमें कोई खास आंकड़ा? हाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होती है अनंत। ये दोनों मान अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमारी अगली स्लाइड है दृष्टि दोष और उनके निवारण के बारे में। जी, सबसे आम है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। नाम से याद रखिए, निकट दृष्टि मतलब निकट की दृष्टि ठीक है पर दूर की धुंधली है। और इसके निवारण के लिए? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है दूरदृष्टि दोष। यही हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है पर पास की धुंधली, और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। प्रेसबायोपिया, ये ज्यादातर वृद्धावस्था में होता है। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस यानी बाइफोकल लेंस लगता है, जिसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं। और कोई खास दोष? हाँ, एक है अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। इसमें कॉर्निया की गोलाई अनियमित हो जाती है और इसके लिए बेलनाकार लेंस यानी सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये हमारी अंतिम स्लाइड है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का सारांश देखेंगे। जी, तो पहला बिंदु है ऊर्जा और रंग के बारे में। बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और लाल रंग की सबसे कम। ये तरंग दैर्ध्य का उल्टा है। बिल्कुल। दूसरा, किसी भी प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ से तय होता है। और आखिरी बिंदु है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। हाँ, ये एक आनुवांशिक रोग है। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता और इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये थे प्रकाश से जुड़े कुछ सबसे जरूरी तथ्य। जी, यह चैप्टर भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। विशेष रूप से दर्पण और लेंस के उपयोग और दृष्टि दोषों वाली सारणी को दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा, प्रकाश का अध्याय न केवल दिलचस्प है बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। और यह सोचना भी कितना अजीब है कि हम जिस प्रकाश को देख पाते हैं वो असल में पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। सही बात है। न जाने कितनी ही तरह का प्रकाश, जैसे कि एक्स रे या रेडियो तरंगे, हमारे आसपास हर वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते।
शायद हर चीज को देखने के लिए सिर्फ आंखें ही काफी नहीं होती। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो चलिए आगे बढ़ते। नमस्कार। हमारे आसपास की दुनिया, चाहे वो पानी में तैरता जहाज हो या तेजी से मोड़ काटती हुई गाड़ी, भौतिकी यानी फिजिक्स के कुछ बुनियादी नियमों पर चलती है। आज हम इन्हीं नियमों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है वो खास तौर पर एसएससी, रेलवे और पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए है। हमने वो सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे किए हैं जो पिछले कई सालों में बार बार पूछे गए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों को असल जिंदगी से जोड़कर समझना है। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम अनुभव से। जब भी हम पानी में उतरते हैं तो खुद को हल्का महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब लगता है जैसे पानी हमें ऊपर की ओर धकेल रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पानी वाकई हमें ऊपर की ओर धकेलता है। इसी धक्के को विज्ञान की भाषा में उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट कहते हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि एक महान यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने नहाते हुए ये खोज लिया था कि ये बल आखिर होता कितना है। अच्छा, वो यूरेका वाली कहानी। तो क्या पता लगाया था उन्होंने? उन्होंने ये पता लगाया कि पानी किसी भी चीज पर उतना ही ऊपर की ओर बल लगाता है जितना वजन उस चीज द्वारा हटाए गए पानी का होता है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, पर इसी एक सिद्धांत से वो क्लासिक पहेली हल हो जाती है कि हजारों टन वजनी लोहे का जहाज तो तैरता है, पर लोहे की एक छोटी सी कील वो डूब जाती है। हाँ, ये तो हमेशा ही सोचने पर मजबूर करता है। हैं तो दोनों लोहे के ही। फर्क उनके डिजाइन में है। देखिए, कील ठोस होती है और अपने वजन के बराबर पानी नहीं हटा पाती, तो वो डूब जाती है। लेकिन जहाज का डिजाइन ऐसा होता है कि वो अंदर से ज्यादातर खोखला होता है। अच्छा। अपनी विशाल बनावट की वजह से वो अपने वजन से कहीं ज्यादा पानी हटाता है। तो जैसे ही हटाए गए पानी का वजन जहाज के वजन से ज्यादा होता है, उत्प्लावन बल अपना काम कर देता है और जहाज तैरने लगता है। कमाल है। तो ये सिद्धांत सिर्फ पानी में ही काम नहीं करता होगा? जैसे हवा में उड़ने वाला गुब्बारा, क्या वो भी इसी वजह से ऊपर जाता है? बिल्कुल। हवा भी एक तरल मतलब फ्लूइड है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा इसीलिए ऊपर उठता है क्योंकि उसका जो कुल घनत्व है वो आसपास की हवा के घनत्व से कम हो जाता है। तो हवा उसे ऊपर धकेलती है? हाँ, हवा उस पर जो उत्प्लावन बल लगाती है वो गुब्बारे के वजन से ज्यादा हो जाता है। और मैं बता दूं, ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में सीधा पूछ लिया जाता है। घनत्व की बात चली है तो एक और शब्द आता है, आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या चीज है? ये बस एक तुलना है। हम किसी भी चीज के घनत्व की तुलना 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व से करते हैं। ओके। और क्योंकि ये दो घनत्वों का एक अनुपात है, इसकी कोई इकाई या मात्रक यूनिट नहीं होती। ये भी एक पसंदीदा सवाल है कि किस भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता। और दूध की शुद्धता मापने वाला लैक्टोमीटर भी शायद इसी घनत्व के सिद्धांत पर काम करता है ना? एकदम सही। दूध जितना शुद्ध होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा और लैक्टोमीटर उसमें कम डूबेगा। मिलावट होने पर घनत्व कम हो जाता है। इसी तरह बर्फ का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.91, जो पानी से कम है। इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। इसका मतलब हुआ कि बर्फ का 91% हिस्सा पानी के नीचे और सिर्फ 9 से 10% हिस्सा ही ऊपर दिखाई देता है। और पानी के घनत्व से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो बर्फीली जगहों पर मछलियों की जान बचाती है। हाँ, ये प्रकृति का एक अजूबा है। ज्यादातर चीजें ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं और उनका घनत्व बढ़ता है। पर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे भारी या सबसे ज्यादा घनत्व वाला होता है। अच्छा। हाँ, तो जब झील जमना शुरू होती है तो सतह का ठंडा पानी भारी होकर नीचे जाता है और नीचे का अपेक्षाकृत गर्म पानी ऊपर आता है। ये तब तक चलता है जब तक झील का ज्यादातर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए। और फिर उसके बाद जब सतह का पानी और ठंडा होकर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो वो हल्का होकर ऊपर ही तैरता रहता है। नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का पानी बना रहता है और मछलियां आराम से जिंदा रहती हैं। वाह। चलिए, पानी के अंदर के दबाव से अब हवा के दबाव पर आते हैं। अक्सर सुनते हैं कि पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल होता है। इसका क्या कनेक्शन है? इसका सीधा कनेक्शन है वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, हम हवा के एक समंदर में रहते हैं जो हम पर लगातार दबाव डालता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा की परत पतली होती जाती है
और ये दबाव कम हो जाता है। और दबाव कम होने से खाना पकाने पर क्या असर पड़ता है? असर ये पड़ता है कि दबाव कम होने से पानी 100 डिग्री सी से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। मान लीजिए 90 डिग्री सी पर ही उबल गया। तो दाल पकेगी कैसे? बिल्कुल, दाल को पकने के लिए 100 डिग्री सी चाहिए, पर पानी उससे पहले ही भाप बन जाता है। नतीजा, खाना पकाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसीलिए वहां प्रेशर कुकर इतना काम आता है। और पुराने फाउंटेन पेन की स्याही का हवाई जहाज में लीक होना भी? जी हाँ, वो भी इसी वजह से। पेन के अंदर का दबाव जमीन के हिसाब से होता है, लेकिन हवाई जहाज में ऊंचाई पर बाहरी दबाव बहुत कम हो जाता है। इस दबाव के अंतर की वजह से स्याही बाहर निकल आती है। अच्छा। वैसे बैरोमीटर नाम का एक यंत्र इसी वायुमंडलीय दाब को मापता है, और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिर जाए तो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने वाला है। दबाव की बात हो रही है तो एक वैज्ञानिक थे, ब्लेज पास्कल, जिनका एक नियम हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी मशीनों का आधार है। वो क्या था? पास्कल का नियम बहुत ही शानदार है। वो ये कहता है कि अगर आप किसी बंद बर्तन में रखे तरल पर कहीं से भी दबाव डालते हैं तो वो दबाव बिना कम हुए उस तरल में हर दिशा में बराबर फैल जाता है। मतलब एक जगह छोटा सा बल लगाकर दूसरी जगह बहुत बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। बिल्कुल, हाइड्रोलिक लिफ्ट में यही होता है। एक छोटे पिस्टन पर हल्का सा बल लगाकर एक बड़े पिस्टन पर खड़ी भारी भरकम गाड़ी को उठा लिया जाता है। गाड़ियों के ब्रेक भी इसी पर काम करते हैं। कमाल है। अच्छा, क्या दबाव का चीजों के गलने या जमने पर भी कोई असर होता है? होता है, और यह थोड़ा अजीब है। ज्यादातर चीजें जैसे मोम या घी दबाव बढ़ाने पर ज्यादा तापमान पर पिघलती हैं, लेकिन बर्फ के साथ इसका उल्टा होता है। अगर आप बर्फ पर दबाव बढ़ाएंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर पिघलने लगेगी। सच में। चलिए अब तरल पदार्थों के एक और मजेदार गुण पर आते हैं, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। बारिश की बूंदें हमेशा गोली क्यों होती हैं? किसी और आकार की क्यों नहीं? इसका हीरो यही पृष्ठ तनाव है। हर तरल के अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इस आपसी खिंचाव, जिसे ससंजक बल कहते हैं, की वजह से तरल की सतह एक तनी हुई झिल्ली या एक स्किन की तरह काम करती है। अच्छा, एक अदृश्य झिल्ली। हाँ, और ये झिल्ली हमेशा सिकुड़कर कम से कम जगह घेरना चाहती है, और किसी भी दिए गए आयतन के लिए सबसे कम सतही क्षेत्रफल एक गोले का ही होता है। इसीलिए बूंदें गोल होती हैं। और इसी स्किन की वजह से कुछ कीड़े पानी पर चल भी पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो इतने हल्के होते हैं कि पानी की इस झिल्ली को तोड़ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाते हैं, ये स्किन कमजोर हो जाती है, मतलब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और इससे कपड़े साफ धुलते हैं। हाँ, क्योंकि तब पानी कपड़ों के महीन रेशों में गहराई तक जाकर मैल को बेहतर साफ कर पाता है। तो इसका मतलब गर्म सूप ठंडे सूप से ज्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है? इसके पीछे भी यही साइंस है? इसके पीछे भी कारण पृष्ठ तनाव ही है। गर्म करने पर किसी भी परल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से वो हमारी जीभ पर ज्यादा अच्छे से फैलता है और हमारी स्वाद ग्रंथियों के ज्यादा संपर्क में आता है, जिससे हमें स्वाद बेहतर लगता है। वाह। अब एक और दिलचस्प चीज है, केशिकत्व या कैपिलैरिटी। जैसे लालटीन की बत्ती में तेल अपने आप ऊपर कैसे चढ़ जाता है? गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। ये केशिकत्व का ही कमाल है। अगर कोई नली बहुत ज्यादा पतली हो, जिसे केशिका कहते हैं, तो तरल उसमें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ भी ऊपर चढ़ सकता है। लालटेन की बत्ती में धागों के बीच बहुत पतली पतली नलियां बन जाती हैं और तेल उनमें ऊपर चढ़ता जाता है। अच्छा, सोखता कागज भी ऐसे ही स्याही सोखता है? बिल्कुल, और पेड़ पौधों में पानी का जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना भी इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब एक और सिद्धांत है, बर्नौली का प्रमेय। ये कहता है कि जहां रफ्तार ज्यादा वहां दबाव कम। इसका सबसे आम उदाहरण शायद आंधी में छतों का उड़ना है। बिल्कुल, जब बहुत तेज हवा चलती है तो टिन की छत के ऊपर हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जिससे वहां दबाव कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे कमरे में हवा शांत होती है और दबाव ज्यादा होता है। और दबाव का यही अंतर छत को ऊपर धकेल देता है। हाँ, और वो उड़ जाती है। इसीलिए तेजी से आती हुई ट्रेन के पास खड़े होने से मना किया जाता है, क्योंकि ट्रेन हमें अपनी तरफ खींच सकती है। एकदम सही। जब ट्रेन तेजी से गुजरती है तो ट्रेन और व्यक्ति के बीच की हवा की रफ्तार बढ़ जाती है और वहां दबाव कम हो जाता है। आपके पीछे की तरफ का ज्यादा दबाव
आपको ट्रेन की ओर धकेलता है। ये बर्नौली प्रमेय का एक खतरनाक लेकिन सटीक उदाहरण है। इन सब नियमों को समझने के बाद अब उन नियमों पर आते हैं जो हर हिलती हुई चीज पर लागू होते हैं, यानी न्यूटन के गति के नियम। हाँ, ये तो आधुनिक भौतिकी की नींव है। पहला नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है कि हर चीज अपनी मौजूदा स्थिति में ही बने रहना चाहती है। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी। जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बिल्कुल। जैसे जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो धूल बाहर आ जाती है। यहाँ ये नियम कैसे काम करता है? जब हम डंडा मारते हैं तो कंबल तो अचानक गति में आ जाता है, लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण अपनी जगह पर ही रुके रहना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि कंबल आगे निकल जाता है और धूल वही रह जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच लेता है। और दूसरा नियम जो F = ma वाला है। दूसरा नियम हमें बताता है कि किसी चीज को गति देने के लिए कितना बल चाहिए। ये कहता है कि बल यानी फोर्स वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब भारी चीज को तेजी से गति देने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। बिल्कुल, रॉकेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रॉकेट तेजी से गैसों को नीचे की ओर फेंकता है, ये क्रिया है, और गैसें रॉकेट को उतने ही बल से ऊपर की ओर धकेलती हैं, ये प्रतिक्रिया है। बंदूक चलाने पर कंधे पर लगने वाला झटका भी इसी का नतीजा है। इन नियमों से ही हम गुरुत्वाकर्षण को भी बेहतर समझ सकते हैं। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे को खींच रही है। हाँ, उनका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यही कहता है, और ये खिंचाव चीजों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर चीजें नीचे गिरती हैं। पृथ्वी की सतह पर इस खिंचाव से जो त्वरण पैदा होता है उसे g कहते हैं, और इसका मान लगभग 9.8 m² होता है। पर मैंने सुना है कि g का मान पृथ्वी पर हर जगह एक जैसा नहीं होता। ध्रुवों मतलब पोल्स पर यह ज्यादा होता है। ये सच है। हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसलिए ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब हैं। दूरी कम होने की वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है और इसलिए g का मान भी अधिकतम होता है। और भूमध्य रेखा पर वहां ये मान न्यूनतम होता है। ये तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएं तो g का मान बढ़ेगा या घटेगा? वो घटेगा और केंद्र पर जाकर शून्य हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर पहाड़ पर जाएं या नीचे किसी खदान में जाएं, दोनों ही सूरतों में g का मान घटता है। ये अधिकतम सिर्फ सतह पर ही होता है। इसी g से जुड़ा एक और दिलचस्प विषय है लिफ्ट में हमारे वजन का घटना बढ़ना। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है तो हम भारी क्यों महसूस करते हैं? ये जड़त्व और आभासी भार का खेल है। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो लिफ्ट का फर्श हमें हमारे वजन से ज्यादा बल से ऊपर धकेलता है और हमें भारीपन महसूस होता है। इसके उलट जब लिफ्ट तेजी से नीचे आती है तो हमें हल्कापन महसूस होता है। और अगर लिफ्ट की केबल टूट जाए, जो कि बहुत डरावना ख्याल है, तब क्या होगा? उस स्थिति को भारीनता या वेटलेसनेस कहते हैं। लिफ्ट और उसके अंदर का व्यक्ति दोनों एक ही त्वरण g से नीचे गिरेंगे। कोई प्रतिक्रिया बल नहीं होगा और व्यक्ति को अपना वजन शून्य महसूस होगा, जैसा अंतरिक्ष यात्रियों को महसूस होता है। बिल्कुल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक खास रफ्तार चाहिए होती है जिसे पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। हाँ, ये वो न्यूनतम रफ्तार है जिससे किसी चीज को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के खिंचाव को पार कर जाए और कभी लौटकर वापस ना आए। पृथ्वी के लिए इसका मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड? ये तो बहुत तेज है। बहुत ज्यादा। क्या ये रफ्तार चीज के वजन पर भी निर्भर करती है? मतलब क्या एक भारी रॉकेट को फेंकने के लिए एक हल्के पत्थर से ज्यादा पलायन वेग चाहिए होगा? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। पलायन वेग फेंकी जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता, चाहे वो एक पंख हो या एक विशाल रॉकेट। ये सिर्फ उस ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है जहां से उसे फेंका जा रहा हो। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अब बात करते हैं उपग्रहों की। एक खास तरह का उपग्रह है भूस्थायी उपग्रह, जो आसमान में एक ही जगह पर टिका हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का समय
पृथ्वी के अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के समय के बराबर होता है, यानी ठीक 24 घंटे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जमीन से देखने पर वो हमेशा एक ही जगह नजर आता है। हमारे डीटीएच टीवी और मौसम की जानकारी देने वाले ज्यादातर उपग्रह यही होते हैं। चलिए अब कुछ मशीनों की बात करते हैं जो इन सिद्धांतों पर काम करती हैं। जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर कपड़ों को कैसे सुखाता है? वो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। जब ड्रायर तेजी से घूमता है तो कपड़ों पर बाहर की ओर एक बल महसूस होता है। कपड़े तो अंदर रह जाते हैं, पर पानी के कण उन छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल जाते हैं। दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन भी ठीक इसी तरह काम करती है। और जब हम गाड़ी में कोई मोड़ काटते हैं तो हमें एक बल केंद्र की ओर खींचे रखता है। वो कौन सा बल है? तो किसी भी चीज को गोलाकार पथ में घूमने के लिए चाहिए होता है। गाड़ियों के मामले में ये बल टायरों और सड़क के बीच घर्षण से मिलता है। अंत में बात करते हैं सबसे बुनियादी मशीनों की, उत्तोलक यानी लीवर्स की, जैसे कैंची या सरोता। ये हमारे काम को कैसे आसान बनाते हैं? उत्तोलक बल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। आलंब मतलब फलक्रम, वो बिंदु जिसके चारों ओर छड़ घूमती है। फिर भार यानी लोड, जिस चीज पर काम करना है। और आयास यानी एफर्ट, जो बल हम लगाते हैं। और इनकी जगह के आधार पर ये अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ, 3 तरह के। जैसे कैंची में पेंच यानी आलंब बीच में होता है तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सरोता या नींबू निचोड़ने की मशीन में भार मतलब सुपारी या नींबू बीच में होता है तो वो द्वितीय श्रेणी का है। और चिमटा? चिमटे में हम बल बीच में लगाते हैं तो वो तृतीय श्रेणी का है। और एक जरूरी बात जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से ज्यादा होता है। मतलब वो हमेशा कम बल लगाकर ज्यादा काम करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये थे भौतिकी के कुछ बेहद जरूरी सिद्धांत। हमने देखा कि कैसे तरल के दबाव से लेकर ग्रहों की गति तक और रोजमर्रा के औजारों से लेकर अंतरिक्ष के रॉकेट तक हर जगह ये नियम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सारे सिद्धांत अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा का रूप बदलना हो, जैसे मोमबत्ती का जलना या डायनमो का बिजली बनाना, सब कुछ इन्हीं नियमों के दायरे में होता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। जब हम एक स्मार्टफोन जैसी जटिल मशीन को हाथ में लेते हैं जिसमें कोई घूमता हुआ हिस्सा नहीं दिखता, तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर भी भौतिकी के यही मूल सिद्धांत, दबाव, ऊर्जा, तरंगे किस तरह काम कर रहे होंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई किसी तकनीक का इस्तेमाल करे तो उसके पीछे की इस छिपी हुई दुनिया के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प विषयों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं। और हमारा मकसद है कि इनमें जो जानकारी है उसे रटने की बजाय समझा जाए। हाँ बिल्कुल, हम परमाणु की दुनिया से लेकर ब्रह्मांड की विशालता तक का एक छोटा सा सफर तय करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सब इतना आसान लगे कि परीक्षा में सवाल आते ही जवाब दिमाग में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। इस स्लाइड में हम पहले बात करेंगे कि आज हम कौन-कौन से प्रमुख टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जी। इसमें सबसे पहले है नाभिकीय भौतिकी, जिसमें हम विखंडन और संलयन को समझेंगे। फिर है रेडियो सक्रियता मतलब रेडियो एक्टिविटी और इसकी महत्वपूर्ण खोजें। उसके बाद मात्रक और मापन यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि किसी भी परीक्षा की नींव है। और आखिर में कुछ प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र। हाँ, और देखिए यहाँ एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स में है। ये बताता है कि जेएनवी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक्स कितने जरूरी हैं। मतलब इनसे 2-3 सवाल तो पक्के हैं। आराम से। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन के बारे में। जी, तो इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, जब किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। दूसरा, वह 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और तीसरा, परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भारी नाभिक का टूटना, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि यूरेनियम का नाभिक एक बहुत बड़ा और अस्थिर पानी का गुब्बारा है। अच्छा। और एक छोटा सा न्यूट्रॉन एक सुई की तरह है। जैसे ही वो सुई उस गुब्बारे को छूती है, धड़ाम, वो फट जाता है। बिल्कुल।
और वो 2 छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और साथ में निकलती है बेहिसाब ऊर्जा। यही है नाभिकीय विखंडन। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। तो मतलब परमाणु बम इसी अनियंत्रित धमाके का नतीजा है? एकदम सही। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो परीक्षाओं में सीधे पूछी जाती है। क्या? जब यूरेनियम 235 का नाभिक टूटता है तो वो किन 2 तत्वों में बदलता है? अच्छा, ये भी पूछा जाता है। हाँ, स्लाइड में जो एग्जाम अलर्ट बॉक्स है उसमें साफ लिखा है, ये टूटकर बेरियम और क्रिप्टन बनाता है। ये 2 नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। बेरियम और क्रिप्टन, ठीक है, ये याद रहेगा। पर अगर ये ऊर्जा इतनी विनाशकारी है तो हम इससे बिजली कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर हमारी अगली स्लाइड आती है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर की। जी, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। सिद्धांत, इसमें विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग होता है जो न्यूट्रॉन की गति धीमी करते हैं। और ईंधन के तौर पर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 इस्तेमाल होता है। तो ये एक नियंत्रित ऊर्जा का घर है। मतलब हम उस गुब्बारे को फटने नहीं देते बल्कि उससे धीरे धीरे हवा निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। हम उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। पर ये चेन रिएक्शन होता क्या है? देखिए, जब एक यूरेनियम नाभिक टूटता है तो ऊर्जा के साथ साथ 2-3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। अच्छा? और वो नए न्यूट्रॉन जाकर दूसरे यूरेनियम नाभिकों से टकराते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। फिर उनसे और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये एक चेन की तरह बढ़ता जाता है। और अगर इससे रोका ना जाए तो ये परमाणु बम बन जाता है। लेकिन रिएक्टर में हम इसे कंट्रोल करते हैं। कैसे? यहाँ मंदक का क्या काम है? ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि न्यूट्रॉन जितना तेज होगा उतना अच्छा होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। पर असल में उल्टा है। यूरेनियम 235 का नाभिक बहुत धीमे, सुस्त न्यूट्रॉन को ही पकड़ पाता है। तेज न्यूट्रॉन बस उससे टकराकर निकल जाता है। अरे, तो हमें न्यूट्रॉन को धीमा करना पड़ता है। जी हाँ, और इसी के लिए हम मंदक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि भारी जल या ग्रेफाइट होता है। ये न्यूट्रॉन की स्पीड कम कर देते हैं। ये तो वाकई कमाल की जानकारी है। और अगर रिएक्शन फिर भी तेज हो जाए तो हम नियंत्रक छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये कैडमियम या बोरॉन की बनी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये एक स्पंज की तरह काम करती हैं। जैसे ही रिएक्शन तेज होता है, हम इन छड़ों को रिएक्टर में डाल देते हैं और ये फालतू न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं। और रिएक्शन वापस कंट्रोल में आ जाता है। बिल्कुल। तो मंदक और नियंत्रक छड़ें, ये दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये तो हुई परमाणु को तोड़ने की बात। अब जोड़ने की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की। हाँ, इसके पॉइंट्स हैं। पहला, जब 2 या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। दूसरा, इस प्रक्रिया में विखंडन से भी ज्यादा ऊर्जा निकलती है। और तीसरा, हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है, जो परमाणु बम से कई ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये विखंडन का ठीक उल्टा हुआ है ना? एकदम उल्टा। वहां एक भारी नाभिक टूट रहा था, यहाँ 2 हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन जुड़कर एक भारी नाभिक जैसे हीलियम बना रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे ठीक ऊपर है, सूरज। बिल्कुल सही पकड़ा। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत यही नाभिकीय संलयन ही है। अच्छा। वहां पर लगातार हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम बना रहे हैं और उसी से खरबों सालों से इतनी गर्मी और रोशनी पैदा हो रही है। और इसके लिए तापमान बहुत ज्यादा चाहिए होता होगा? बहुत ही ज्यादा। एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है लगभग 10⁸ केल्विन, मतलब 10 करोड़ केल्विन। बाप रे। इसीलिए हाइड्रोजन बम इतना ज्यादा विनाशकारी होता है। जी। यह तथ्य कई बार पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, अब हम इन समझेंगे रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी को। जी, इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने 1896 में की थी। आकृति में कुछ तत्व अदृश्य विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जैसे यूरेनियम। और बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की। तो इसका मतलब है कि कुछ तत्व अपने आप ही अंदर से ऊर्जा निकालते रहते हैं। बिल्कुल, बिना किसी बाहरी मदद के। जैसे कोई पत्थर हो जो अंधेरे में भी चमकता रहे। और इसकी खोज भी गलती से हुई थी, है ना? हाँ, हेनरी बेकुरेल ने यूरेनियम के पास एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी और देखा कि वो प्लेट काली पड़ गई, जबकि वहां कोई रोशनी नहीं थी। तब उन्हें पता चला कि यूरेनियम से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। जी, और इस रेडियो सक्रियता को मापने के लिए जो यंत्र है, उसका नाम भी बहुत जरूरी है। क्या नाम है? गाइगर मूलर काउंटर।
जीएम काउंटर। ये जब भी किसी रेडियो सक्रिय चीज के पास आता है तो टिक 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 की आवाज करने लगता है। अच्छा, फिल्मों में दिखाते हैं वैसा। और ये जो किरणें निकलती हैं, ये कितने तरह की होती हैं? ये 3 तरह की होती हैं और हमारी अगली स्लाइड इसी पर है। तो इस स्लाइड में हम अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण और उनकी भेदन क्षमता को जानेंगे। हाँ, तो अल्फा कण धनावेशित यानी पॉजिटिव होते हैं, बीटा कण ऋणावेशित यानी नेगेटिव होते हैं। और गामा किरणें उदासीन यानी न्यूट्रल होती हैं। बिल्कुल। अब इनकी ताकत को समझिए। स्लाइड में जो चित्र है उसे देखिए। हाँ, दिख रहा है। अल्फा किरणें सबसे भारी हैं पर सबसे कमजोर। वो एक कागज की शीट से भी रुक जाती हैं। अच्छा। बीटा किरणें थोड़ी ज्यादा ताकतवर हैं। वो कागज को तो पार कर जाती हैं पर लकड़ी या एल्यूमिनियम की पतली शीट उन्हें रोक देती है। और गामा किरणें? वो तो कंक्रीट की दीवार को भी पार कर रही हैं। सही कहा। गामा किरणें शुद्ध ऊर्जा होती हैं। उनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। वो कंक्रीट की मोटी दीवार से भी निकल जाती हैं। तो एग्जाम अलर्ट बॉक्स का सबसे जरूरी पॉइंट यही हुआ कि सर्वाधिक भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर गामा किरणों की होती है। जी, इसे जरूर याद रखना है। चलिए अब कुछ बुनियादी चीजों पर आते हैं। अगली स्लाइड में हम कुछ महत्वपूर्ण एसआई मात्रकों को देखेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल, बल का न्यूटन और शक्ति यानी पावर का वॉट। वॉट से जुड़ा एक बहुत आम सवाल आता है। कौन सा? एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? हाँ, ये तो मैंने भी कई बार देखा है। 746 वॉट है ना? बिल्कुल सही। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है। आगे है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज और विद्युत प्रतिरोध का ओम और विद्युत धारा का एम्पेयर, विभवांतर का वोल्ट। और तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम। जी। और एक और है जो एग्जाम अलर्ट बॉक्स में दिया है, दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक। वो है पास्कल। ये भी अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये सारे मात्रक बिल्कुल बेसिक हैं, इन्हें याद करना ही होगा। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वैज्ञानिक यंत्र। तो चलिए अब कुछ प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोगों को समझते हैं। हाँ, इन्हें हम श्रेणियों में बांटकर पढ़ेंगे। जी। सबसे पहले वायु और मौसम के यंत्र। इसमें पहला है बैरोमीटर। ये वायुमंडलीय दाब मापता है। जी। और एग्जाम अलर्ट ये है कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। अच्छा। और अल्टीमीटर तो विमान की ऊंचाई मापने के लिए होता है। सही। अल्टी का मतलब ही ऊंचाई होता है। और तीसरा है हाइग्रोस्कोप। ये वायुमंडल में नमी यानी आर्द्रता में बदलाव दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं जल और द्रव से जुड़े यंत्रों पर। इसमें सबसे पहले है फेदोमीटर। ये समुद्र की गहराई मापता है। और हाइड्रोफोन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी पानी और फोन यानी आवाज। तो ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करता होगा। एकदम सही। और फिर आता है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता जांचने वाला यंत्र। मैंने सुना है ये एक बहुत पुराने सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में यही लिखा है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ये दूध के घनत्व को मापता है। अगर दूध में पानी मिला हो तो घनत्व बदल जाता है और ये पकड़ लेता है। बिल्कुल। अब आते हैं चिकित्सा और जांच यंत्रों पर। ये तो हम सब ने देखे हैं। हाँ, जैसे स्फिग्मोमैनोमीटर, नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पर ये ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है। और स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर के गले में हमेशा रहता है। जी, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए। और एक बहुत ही दिलचस्प यंत्र है पॉलीग्राफ, यानी लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाली मशीन। हाँ, पर क्या ये सच में काम करती है? देखिए, इसका सिद्धांत ये है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे सांस तेज होना, दिल की धड़कन बढ़ना। हाँ, और रक्तचाप में भी बदलाव आता है। पॉलीग्राफ इन सब चीजों को एक साथ रिकॉर्ड करता है। पर ये तो घबराहट में भी हो सकता है। सही बात है। इसीलिए इसकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते हैं और अदालतें इसे पुख्ता सबूत नहीं मानती। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। दृष्टि, ताप और कंपन के यंत्र। इसमें है पेरिस्कोप, जो पनडुब्बी से पानी की सतह देखने के काम आता है। और पायरोमीटर। ये बहुत उच्च ताप मापने के लिए है, जैसे सूर्य का ताप। इसे हम सीधे जाकर तो माप नहीं सकते। सही बात है। और सिस्मोग्राफ तो भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ बनाता है। हाँ, और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में है रडार, हाँ। रेडियो। ये रेडियो तरंगों से वायुयान की स्थिति और दूरी का पता लगाता है। ठीक है। अब कुछ आखिरी यंत्र, विद्युत और यांत्रिकी उपकरण। जी, इसमें है डायनेमोमीटर, जो इंजन की शक्ति और टॉर्क मापता है। और रेक्टिफायर, ये एसी को डीसी करंट में बदलता है ना? बिल्कुल। हमारे फोन चार्जर में भी एक छोटा रेक्टिफायर होता है। अच्छा। और गैल्वेनोमीटर, ये बस ये पता लगाता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं,
बहुत छोटी मात्रा में भी। और आखिर में एक्यूमुलेटर। ये विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है। चलिए, और अब अंत में कुछ सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें और उनके जनक। जी, ये तो एक तरह से रैपिड फायर राउंड है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, कहीं कहीं गोल्डस्टीन का नाम भी आता है। तो विकल्प के अनुसार उत्तर देना होता है। और न्यूट्रॉन। जी, जेम्स चैडविक। सापेक्षता का सिद्धांत। ये तो सब जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और आखिर में एक भारतीय नाम भी है, रमन प्रभाव। जी, और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। सीवी रमन ने 1928 में इसकी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी बातें हैं। पहली, परमाणु ऊर्जा चाहे वो टूटने से मिले या जुड़ने से, सबसे शक्तिशाली है। दूसरी, रेडियो सक्रियता का उपयोग सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा और ऊर्जा उत्पादन जैसे अच्छे कामों में भी होता है। सही बात है। और तीसरी, ये सारे SI मात्रक और वैज्ञानिक यंत्र किसी भी परीक्षा की नींव हैं। इनसे सवाल आना लगभग तय है। बिल्कुल। और इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका शायद यही है कि एक बार इन्हें लिख कर अभ्यास किया जाए। हाँ, लिखने से चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं और परीक्षा में सवाल भी सीधे सीधे बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, या सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण कौन सी है, या फिर एक तरफ यंत्रों के नाम और दूसरी तरफ उनके काम देकर सही मिलान करने को कहा जा सकता है। बिल्कुल। एक अंतिम विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि कैसे एक ही सिद्धांत, जैसे नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम बनकर विनाश भी ला सकता है और रिएक्टर में बिजली बनकर विकास भी। यही कहा, यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण और इरादे पर निर्भर करता है कि हम विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी सोच के साथ हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से भौतिक विज्ञान के इन विषयों को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस चैनल का लिंक अवश्य साझा करें जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।